हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर वन क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं एग्जाम में, ये हम आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। कैसे डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे थ्योरी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 29 जून शिफ्ट वन का क्वेश्चन पेपर है। जनरल पेपर हम सॉल्व करेंगे, हालांकि पेपर टू इसमें सोशियोलॉजी भी अवेलेबल है, बट अभी हम यहाँ पर जो सॉल्व करने वाले हैं वो है पेपर वन। तो पेपर वन में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ही जब आप अपना स्क्रीन ओपन करेंगे कंप्यूटर का तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन नजर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। अब सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना है कि जो टेबल है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें कोई डेटा तो नहीं है। अगर कोई डेटा नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाकी चीजों से आपने क्वेश्चन को हल करना है, लेकिन स्टेटमेंट पूरा पढ़ना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन दी है कि यहाँ पर कोई कॉलेज है जहाँ पे कल्चरल इवेंट किया जा रहा है और वहाँ पर खर्चा दिखाया गया है कि उस इवेंट में कैसे-कैसे खर्चे हुए हैं। जैसे कि 20% टेंट आइटम पे खर्चा हुआ है, साउंड सिस्टम पे हुआ है 15%, इन्विटेशन पे हुआ है यहाँ पे 10%, लाइटनिंग 20%, फूड 25%, पोस्टर मेकिंग 10%। अब यहाँ पर क्योंकि हमें टोटल एक्सपेंसेस नहीं पता है कि टोटल कितना खर्चा हुआ है, इन्होंने ये बताया कि वो खर्चा तो हुआ है और उसका परसेंटेज बताया। अब पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा कि इफ द कॉलेज हैज पेड 41,200 फॉर टेंट आइटम, यानी कि मान लीजिए एक कॉलेज है और उसने क्या किया, 41,200 रुपए अपने टेंट आइटम पे खर्च कर दिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी ये देखिए इस तरीके से आपको स्क्रीन पर एग्जाम में भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मान लीजिए 41,200 का भुगतान किया है उन्होंने टेंट सामग्री के लिए, तो खाद मद यानी कि फूड पे उन्होंने कितनी धनराशि अदा की है। तो आपको 41,200 का मतलब है 20%, जो अमाउंट है उसका 20% है 41,200। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 41,200 लिखा है, डिवाइड करेंगे 20 से, इंटू कर देंगे 100। ठीक है, सेम चीज है टेंट सामग्री, इन्होंने बोला 41,200 की है तो 20% निकाल लेंगे इससे, उल्टा कर देंगे, डायरेक्टली सामने से नहीं निकालेंगे, 20 नीचे लिख देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2,06,000। ठीक है, ये हमारी क्या निकल के आई, टोटल अमाउंट निकल के आई। अब टोटल अमाउंट निकलने के बाद अब आसान हो जाएगा, क्यों, अब हमें फूड का निकालना है। अब 2,06,000 में 25% हम निकालेंगे। 2,06,000 टोटल अमाउंट है, जो एक्सपेंडिचर हुआ है, यहाँ पे जो व्यय हुआ है उसका 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो जीरो हटा सकते हैं। अब भाग देने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड ही नहीं करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 51500, यानी 51,500। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर टू, 51,500 इन्होंने फूड में जो है इन्वेस्ट किया है, या एक्सपेंडिचर इनका या व्यय इनका कितना है फूड में, यानी 20% इतना है। तो अगर हम 25% हमारा खाद मद है तो क्या हो जाएगा, 51,500। तो क्वेश्चन नंबर वन ऐसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर टू, इन्होंने लिखा है यदि प्रकाश के लिए भुगतान की गई धनराशि है 24,690 रुपए, तो टेंट सामग्री और पोस्ट निर्माण के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया। टेंट सामग्री अभी आपको पता है 20% रही है। ठीक है, अब 20% लिख लेंगे। पोस्टर के लिए कितना रहा है, तो पोस्टर के लिए पोस्टर क्रिएशन 10% और टेंट सामग्री 20%, 30% हो गया टोटल। ठीक है, ये हो गया हमारा 10%। इन्होंने कहा प्रकाश के भुगतान के लिए, प्रकाश यानी कि हमारा जो वहां पे लाइटनिंग की गई है 20%, कितनी की गई है 20%, यानी अगर हमारा जो व्यय है वो 20% बन के बन रहा है 24,690 रुपए, तो टेंट सामग्री और पोस्टर निर्माण के लिए हमें कुल कितनी धनराशि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 24,690 को लिखेंगे, क्योंकि यही एक अमाउंट है जो हमें मालूम है। 20% है ये, क्योंकि लाइटनिंग की बात करी गई है, इंटू करेंगे 100, सेम चीज है। तो कितना निकल के आएगा, 123450, ये निकल के आया। अब आपने देखा टेंट सामग्री और पोस्टर निर्माण कितना है, 30%। कितना है, ये दोनों को मिला दे, इन दोनों को मिला के टोटल ही पूछा गया है ना। तो ये जो निकला है ना,
यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 ये जो लिखा है ना, इससे आप कर दीजिए 30%। ये टोटल अमाउंट जब हम इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, 24,690 टोटल अमाउंट दिया, हमें अमाउंट पता है, बाकी किसी में अमाउंट नहीं पता है। और हमें पता है लाइटनिंग के लिए 20% दिया, तो 20 नीचे लिखिए, 24,690 ऊपर लिखिए, इंटू करिए 100 तो टोटल अमाउंट निकल आएगी। जब टोटल निकल आएगा, तो उससे आप कितनी कैसे भी परसेंटेज हो, चाहे फिर पोस्टर के लिए हो, टेंट के लिए हो, आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं, ये कितना हो जाएगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर होगा। कितना किया गया है? तो 37,035 किया गया है। टोटल निकलेगा 37,440। ठीक है। लमसम में यहाँ पे हम अमाउंट जो नियर अबाउट यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ रही है वो है 37,035। तो इसलिए यहाँ पर वैसे तो आंसर आएगा 37,440, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक अमाउंट नन कुछ दिया नहीं गया है कि नन ऑफ द अबव, तो हमें एक ऑप्शन को टिक करना है। तो यहाँ पर 37,440 है, तो 37,035 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा कि कुल व्यय की गई राशि धनराशि है 43,000 रुपए, 43,000 रुपीज टोटल जो यहाँ पे व्यय किया गया। तो सर्वाधिक भुगतान वाली मद और दो संयुक्त रूप से निम्नतम भुगतान वाली मदों की धनराशियों का अंतर कितना है? यानी एक ऐसी बताइए जो कि हाईएस्ट है और दो ऐसी बताइए जो लोएस्ट है संयुक्त रूप से, यानी उन दोनों को कर दीजिए प्लस और इन दोनों का अंतर बताइए। अब एक बारी इंग्लिश में मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ द टोटल एक्सपेंडिचर वाज 43,000 rupees, then what the difference of amount between the highest paid head and the two lowest? यानी एक हाईएस्ट बतानी है और टू लोएस्ट बतानी है आपको। और टोटल अमाउंट इन्होंने बताया है 43,000 रुपीज। 43,000 रुपीज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे डेटा को देखने। सबसे हाईएस्ट इन्होंने पूछा है कि सबसे हाईएस्ट कौन सी है। तो सबसे हाईएस्ट की बात करें तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है? फूड 25%। फूड 25% सबसे हाईएस्ट है। और लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट कौन सी है यहाँ पे? एक 10% ये रही इनविटेशन के लिए, और एक रही पोस्टर मेकिंग, यानी ये दोनों 10% रही, यानी 10 प्लस 10। ठीक है, यहाँ तक आया। 25% सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। और अगर हम बात करें सबसे लोएस्ट में, तो 10% इन्विटेशन है, 10% पोस्टर मेकिंग, सबसे कम था। अब चलते हैं सीधे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। टोटल इन्होंने बताया 43,000। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे हाईएस्ट कौन सी थी? फूड आइटम, जो कि 25% थी। 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 10,750 टोटल। ये जो हमारी इतना ये जो अमाउंट दी गई है, इसमें सबसे हाईएस्ट पेड को निकाल लिया, तो हमारा कितना निकला? 10,750। अब इन्होंने कहा कि जो दो ये हाईएस्ट हो गई और जो दो लोएस्ट है, यानी 10 प्लस 10, जो दो हमारी लोएस्ट है 10 प्लस 10, उनका क्या करेंगे? 43,000 का 20%। 43,000 का 20% कितना हुआ? 8600। ये 25% था 10,750। ये दोनों हमने लोएस्ट को जोड़ दिया, 10 प्लस 10 को जोड़ा, कितना बना? 20। तो ये निकला कितना हमारा? 8600। अब 8600 निकला, तो बस इन्होंने कहा है डिफरेंस बताना है दोनों का, लोएस्ट का, जो दोनों दो लोएस्ट और वन हाईएस्ट है ना। तो टोटल हमारा क्या बना? 10,750 में 8600 को माइनस कर देंगे जब हमें डिफरेंस पता करना है। तो हमारा कितना आंसर निकलेगा? 2150। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2150। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए 43,000 दिया है, आप सबसे हाईएस्ट निकाल लीजिए। 43,000 का 2500 कितना हुआ? 10,750। सेम ऐसे ही जो छोटी छोटी दो मदों को काउंट करना है इन्होंने, कि दो
टू लोएस्ट पेड कौन सी है, तो टू लोएस्ट हमने निकाल लिया, 10 निकाल लिया, तो दोनों को मिला दो तो 20% होता है, तो 43,000 का 20% निकाला 8600, यानी 8600 रुपए हुआ। अब इन्होंने कहा डिफरेंस बताइए, तो दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी हाईएस्ट और दो लोएस्ट को, तो वो कितना निकलेगा 2150। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे सॉल्व होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हिंदी में भी दिखा दूंगी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इफ द कंबाइंड अमाउंट पेड फॉर द 10 आइटम्स एंड लाइटनिंग, यानी मान लीजिए 10 आइटम और लाइटनिंग दोनों को मिला के 24,690 रुपए बन रहे हैं, दोनों को मिला के बन रहे हैं 24,690। देन हाउ मच कंबाइंड अमाउंट वाज पेड फॉर फूड एंड साउंड सिस्टम। ठीक है, 24,690 बने हैं टेंट आइटम और लाइटनिंग के, तो फूड और साउंड सिस्टम का कितना पैसा बनेगा। हिंदी में देखिए अभी, ठीक है। ये वाला आपने कहा था सर्वाधिक भुगतान वाली 25%, और दो संयुक्त रूप से निम्नतम भुगतान जो 10-10% थी वो हमने निकाल लिया था। 10-10 कहाँ लिखा है, टेबल में लिखा था। 10% ये, 10% ये, पोस्टर निर्माण और निमंत्रण, 10-10 ये, और हाईएस्ट कौन सी थी 25। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात की है कि यदि टेंट सामग्री, कितनी थी टेंट सामग्री, हमने देखा था 20%, और प्रकाश, प्रकाश कितना है एक बार ऊपर देखिए, जो हमारा लाइटनिंग है, प्रकाश मतलब लाइटनिंग, तो प्रकाश हो गया 20%, ये भी हमारा 20% हो गया। 20%, चलिए ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो भी हमारा डेटा है प्लस 20%, तो ये दोनों 20 प्लस 20% इन्होंने कहा हुआ 24,690 रुपए। तो खाद्य और साउंड सिस्टम यानी फूड और साउंड सिस्टम पे कितना हुआ, तो फूड और साउंड सिस्टम कितना है, साउंड सिस्टम है 15% और फूड है 25%, यानी 25 और 15। अब देखो यहाँ पे 25 और 15 को मिलाकर खर्च की गई धनराशि, अब इन्होंने कहा वो कितनी है, ये टोटल कितना हुआ, 25 और 15 कितना हुआ, 40 हुआ। कितना हुआ, 40% हुआ। 40% ये भी है क्योंकि 2020 है, ये भी 40% है, यानी यहाँ पर भी यही सेम अमाउंट आएगी 24,690। टेंट और प्रकाश, टेंट का था 20% और लाइटनिंग का भी था 20%, 40 हो गया। सेम ऐसे ही जब हम फूड को देखेंगे तो फूड का था 25% और साउंड सिस्टम का था 15%, तो ये भी बन गया 40%। तो अगर 40% का अमाउंट है 24,690, कुछ नहीं करना था इसमें, और दूसरे में भी वही निकलेगा 24,690। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखिए डीआई का। इन्होंने कहा मान लीजिए कि इवेंट यानी आयोजन पर कुल व्यय था 67,880, यानी टोटल अगर हम बात करें तो टोटल मान लीजिए, मान लिया है इन्होंने, ठीक है, माना है, तो वो है 67,880 रुपए। तो खाद्य और पोस्टर निर्माण के मद पर व्यय का अंतर कितना है, डिफरेंस बताना है। यदि हम मान लें कि इवेंट पर कुल व्यय था 67,880, तो खाद्य और पोस्टर निर्माण का डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस ऑन फूड और पोस्टर मेकिंग, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। इफ वी अज्यूम दैट द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द इवेंट वर 67,880, तो क्या करेंगे हम, अब फूड का हमें पहले पता है, फूड हमने निकाला था अभी। फूड कितना है, फूड, तो फूड है हमारा 25%, फूड कितना है 25% है, और पोस्टर निर्माण कितना है 10%। 25 और 10%, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, फूड है 25% और पोस्टर है 10%। टोटल अमाउंट हमारे को पता है, टोटल इन्होंने कहा 67,880 है, तो उसका निकाल लीजिए 25%। 67,880 का निकाल लीजिए 25% और दूसरा निकाल लीजिए 10%। 67,880 का 10% निकाल लीजिए, टोटल कितना हुआ, जो भी इनका टोटल होगा उन्हीं को ही आपस में माइनस करना है। तो पहले की हुई
16,970 और दूसरे का हमारे सामने कितना आया 6,7,880। ठीक है, यानी एक 10% निकाल लिया और एक का हमने 25% निकाल लिया। फूड का 25%, पोस्टर मेकिंग 10%। तो ये जब दोनों हमारे पास अमाउंट आ गई, इनको आपस में करना है माइनस, यानी 6,7,880 माइनस 16,970। तो कितना बना ये बना 10,182, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है डेटा इंटरप्रिटेशन के, जब भी एग्जाम में आ जाए तो ऐसे ही कोशिश करनी है सॉल्व करने की। ये 29 जून का क्वेश्चन पेपर है, जो अभी आप लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन। उसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप हिंदी में देखना चाहते हैं या इंग्लिश में। अगर इंग्लिश मीडियम चूज किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिखाई देगा। अगर आप हिंदी देखेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऊपर की तरफ ट्रांसलेट करने का ऑप्शन मिलेगा। इन्होंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिसर्चर डज नॉट मेंटेन रिसर्च एथिक्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिसर्चर डज नॉट मेंटेन रिसर्च एथिक्स, जिसमें वो रिसर्च एथिक्स को मेंटेन नहीं करता है, शोध नैतिकता का पालन नहीं करता। इनमें से किस वाले ऑप्शन में ये चीज है कि वो शोध नैतिकता का पालन नहीं करता है? ऑप्शन देख लीजिए, दोनों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Convert interval scale data into ordinal data to apply non-parametric, does not estimate the finding of research, share confidential information of the subject with others, collect data from secondary source। अब हिंदी में देख लीजिए कि शोधकर्ता शोध नैतिकता का अनुरक्षण नहीं करता है, शोध नैतिकता का पालन नहीं करता है जब वो विषयों की गोपनीय सूचना अन्य व्यक्तियों को साझा कर देता है, जब वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरों को साझा करता है, देन वो क्या कर रहा है, रिसर्च एथिक्स को मेंटेन नहीं कर रहा। यही पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम मेजरमेंट आर गिवन बिलो। कुछ यहाँ पर मेजरमेंट दिए गए हैं। सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर टू अरेंज देम फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व इन देम टू हायर लेवल। यानी हमने लोअर लेवल से स्टार्ट करते हुए इसको हाईएस्ट लेवल की तरफ, यानी असेंडिंग ऑर्डर की तरफ ले जाना है। हाइट ऑफ द स्टूडेंट आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, यानी जिसका ज्यादा स्कोप है उसको सबसे हाईएस्ट पे लिखना है। Number of the student of different subjects are counted in a particular college. Students are informed about their relative position based on their performance in singing competition. Marks are given to the student after assessing their answer book of English language। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में कुछ मापनों का विवरण दिया गया है। निम्नतर से उच्चतम की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थियों की लंबाई का मापन, विद्यार्थियों की अंग्रेजी भाषा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थियों को अंक प्रदान किए जाते हैं। गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के निष्पादन पर आधारित उनके सापेक्षिक स्थान के बारे में विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है और कॉलेज विशेष में विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों की संख्या की गणना की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक कॉमन फैक्टर है, ये सबसे ज्यादा किया जाता है, तो इसको हम किस पे ले जाएंगे, सबसे हाईएस्ट पे। सब लोगों की हाइट मापी जाती है भाई सेंटीमीटर में, ये सबसे बड़ा स्कोप है। तो जब ये बड़ा स्कोप है तो इसका मतलब ही है ऑप्शन नंबर 2। सबसे कम कौन सा है, कॉलेज विशेष में विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों की संख्या की गणना करना। दूसरा आएगा गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के निष्पादन पर आधारित उनके सापेक्षिक स्थान के बारे में विद्यार्थियों को सूचित किया जाना। फिर विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थियों को अंक प्रदान किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देख लीजिए इन क्वेश्चन के आंसर को। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। सबसे हाईएस्ट हमने काउंट करना है, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन है, हर एक स्टूडेंट अपनी हाइट को सेंटीमीटर में मापता है, इसलिए वो वाइड एरिया है। तो हायर लेवल में हम ए को लिखेंगे और सबसे शॉर्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर काउंटेड इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन।
इन्होंने कहा है आइडेंटिफाई करें द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। अगर हमें परिकल्पना निर्माण करना है तो हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव स्टेटमेंट, यानी हमें जब भी हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम पहले सोच के चलेंगे ना, तो वही चीज है। वो निर्माण करने से पहले हमें किन चीजों को ध्यान में रखना है? तो परिकल्पना निर्माण के लिए क्या जरूरी है? चलिए देखते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या होगा? रिपोर्ट्स ऑफ अर्लियर रिसर्च। उसके अलावा क्या होगा? बिलीफ प्रिवेलिंग इन द एरिया ऑफ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर इन द एरिया ऑफ सिलेक्टेड प्रॉब्लम, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बार हिंदी में भी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, परिकल्पना निर्माण के स्रोतों का चयन कीजिए। तो सही आंसर होगा पूर्व के शोधों के प्रतिवेदन, चयनित समस्या के क्षेत्र में प्रचलित मान्यताएं और चयनित समस्या के क्षेत्र में शोधार्थी का पूर्व अनुभव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन प्रोबेबिलिटी है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। सैम्पलिंग से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आपके सामने। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। गैर संभाव्यता प्रतिचयन विधियों को चयनित कीजिए। जो गैर संभाव्यता है, प्रोबेबिलिटी क्या है? जहां पर हमारी 50-50% चांसेस होते हैं सही होने के। 50, जो यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करी, यानी कोई भी वहां पर संभावना नहीं है 50-50 होने की। 50-50 चांसेस जिसमें होते हैं, बराबरी होती है, इक्वल चांस दिए जाते हैं, वो होती है संभावना, प्रोबेबिलिटी। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी पर्पसिव, स्वदेश्य प्रतिचयन, कोटा, और उसके अलावा ऑप्शन नंबर ई, स्नोबॉल प्रतिचयन। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर बी पर्पसिव, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड ए। ये क्वेश्चन मैं क्यों दिखा रही हूँ ऐसे, जिससे कि आपको पता चल सके कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं तो इस तरीके ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रिसर्च की बात करी गई है और साथ में ही उसकी प्रॉब्लम भी बताई गई है। एक्शन रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अभी इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखा दूंगी, जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? पढ़ लीजिए। सापेक्षता के सिद्धांत का विकास किसमें हुआ? एक विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की उपलब्धि संबंधी दो शिक्षण विधियों के प्रभाव की तुलना, किसी संगठन के कर्मचारियों की उनके कर्तव्यों के प्रति निष्ठा के अभाव के कारणों का अध्ययन, किसी समाज सुधारक के भाषण से उत्पन्न शैक्षणिक विचारों का अध्ययन। समस्या है शोध के प्रकारों की कौन सी? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। सापेक्षता के सिद्धांत का विकास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा मौलिक मूलभूत शोध। फिर आएगा विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की उपलब्धि संबंधी दो शिक्षण विधियों के प्रभाव की तुलना हम कर रहे हैं अनुप्रयुक्त शोध में। किसी संगठन के कर्मचारियों के इनके कर्तव्यों के प्रति निष्ठा के अभाव के कारणों का अध्ययन क्रियात्मक शोध हो जाएगा। और किसी समाज सुधारक के भाषण से उत्पन्न शैक्षणिक विचारों का अध्ययन गुणात्मक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फंडामेंटल, कंपैरिजन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टू टीचिंग मेथड ऑन द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन अ साइंस सब्जेक्ट, अप्लाइड रिसर्च, study of the reason of a lack of commitment of the employee of an organization toward their duties, action research,
और स्टडी ऑफ एजुकेशनल थॉट इमर्जिंग फ्रॉम द स्पीच ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर क्वालिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, which of the following article of Indian Constitution is related to right of minorities to establish and administer educational institution? यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है, यानी आर्टिकल वाले क्वेश्चन, अभी ये जून का क्वेश्चन पेपर है तो समझ लीजिए कि आर्टिकल से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। इसमें से कौन सा अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन संबंधी अनुच्छेद से संबंधित है या अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन संबंधी अधिकार से संबंधित करता है? अभी हम लोग क्या करते हैं, जनरली अनुच्छेद 29 पे टिक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 30, जहाँ पे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की बात की गई है। 29 उनके हितों से संबंधित है, ठीक है, उनके हितों से संबंधित है। तो यहाँ पर 30 अलग चीज है, शैक्षणिक संस्था 29 है उनके बारे में, उनके हितों से संबंधित। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज सेड दैट तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज नेम्ड आफ्टर तक्ष, सन ऑफ। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जो बनाई गई थी तक्ष के नाम पे, जो सन थे, सन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में आप सब जानते हैं, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है ये। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को पढ़िए, हिंदी में दिखा देती हूँ। ऐसा माना जाता है कि तक्ष विश्वविद्यालय का नाम तक्ष के नाम पर था जो निम्नलिखित के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, रामायण के राम के अनुज भरत। तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम तक्ष के नाम पर था, जो किसके पुत्र थे? तक्ष पुत्र थे, जो रामायण में राम भगवान हुए, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। तो वो जो भरत थे ना, उनके जो पुत्र है, उनके नाम पर। It is said that Takshila University was named after Taksh, son of Bharat, the younger brother of Rama of Ramayana. Question number 13. Arrange the following institution chronology as per their year of establishment. यानी आपको बताना है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पहले बनी है, ईयर याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 और सही आंसर इनके आपको ईयर याद होने चाहिए, देन आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ एग्जैक्ट पैटर्न समझ में आ जाएगा आपको कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में लगाई। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान या दिल्ली विश्वविद्यालय, इनमें कौन पहले आएगा? तो सबसे पहले आएगा आईआईएससी बैंगलोर, जो कि बना था 1909 में। फिर आएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। फिर आया दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में और जवाहरलाल नेहरू 1969 में। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने है सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी, CADB। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969 में, आईआईएससी बैंगलोर 1909 और दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पोस्ट वैदिक एजुकेशन। पोस्ट वैदिक एजुकेशन में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे जो करेक्ट हो रहा है?
क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो एग्जाम में मान लीजिए रिपीट होता है तो आप आराम से कर लेंगे। अगर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर वहां पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। पोस्ट वैदिक की बात करी गई है और सही आंसर हिंदी में देख लीजिए एक बार। उत्तर वैदिक शिक्षा के बारे में इनमें से सही आंसर कौन सा है? उत्तर वैदिक शिक्षा के बारे में सही कथन चुनिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर वैदिक शिक्षा केवल शिक्षा के लिए नहीं थी बल्कि जीवन के लिए भी थी। ऑप्शन नंबर बी, स्वाध्याय पर बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, पराविद्या उपनिषद पराविद्या के रूप में जाने जाते हैं। और ऑप्शन नंबर ई, उपनिषदों को सभी प्रकार के भौतिक ज्ञान के ऊपर माना जाता है। तीन विद्याओं वेदों का अध्ययन करने वाले को वेद कहा जाता है? नहीं भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी ई। ठीक है। क्या एलिमिनेट हो जाएगा कि वेद कहा जाता है जो तीन वेदों का अध्ययन किया जाता है? ऐसा नहीं है, तीन वेदों के अध्ययन करने वाले को वेद नहीं कहा जाता, वो तो आपके उससे मेडिकल उससे जुड़ गया आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। लैंग्वेज है और ईयर ऑफ इंक्लूजन इन एट्थ शेड्यूल। आठवीं अनुसूची में आने वाली जो लैंग्वेज है और किस ईयर में आई है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। बोडो, पंजाबी, सिंधी, नेपाली। ईयर वाइज आपको बताना है और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। हिंदी में देख लीजिए, भाषा बताई गए हैं और आठवीं अनुसूची में शामिल होने का वर्ष पूछा गया है। तो सही आंसर है सी, बोडो कब शामिल की गई थी? 2003 में। पंजाबी शामिल की गई आठवीं अनुसूची में 1950 में। सिंधी शामिल की गई थी 1967 और नेपाली 1992। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर सी, बोडो। बोडो हो गई 2003 में, पंजाबी हो गई 1950 में, सिंधी हो गई 67 में और नेपाली 1992 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा एक बैरियर नहीं है किसमें? कम्युनिकेशन में। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं है? ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, कल्चरल या लिंग्विस्टिक? क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा संप्रेषण में बाधा नहीं है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑर्गेनाइजेशनल है। अब हमें ये पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल क्या है, व्यक्तिक है, सांस्कृतिक है, भाषाई है। तो ये पता होगा तो बाकी के क्वेश्चन के आंसर हम लोग निकाल ही लेंगे। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर। इनमें से कौन सा संप्रेषण में बाधा नहीं है? ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, पर्सनल। ऑप्शन नंबर 2 पर्सनल यानी व्यक्तिगत बाधा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट? इनमें से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट ही नहीं है? कौन सी ऐसी है जो इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर या खान अकेडमी? क्वेश्चन नंबर 17, सोशल नेटवर्किंग साइट इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 खान अकेडमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अरेंज द फॉलोइंग
according to evaluation of music players in a chronological order from past to present। आपको लगाना है यहाँ पर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में फ्रॉम पास्ट यानी जो पहले था मतलब पहले की चीजों से स्टार्ट करते हुए नई चीजों पे लाना है। तो ये चीज आपको लगानी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं जल्दी से इस क्वेश्चन को। ऑडियो कैसेट, सीडी, रेडियो, ग्रामोफोन और डीवीडी, पहले कौन सी चीज आई है इसमें? इसमें पहले कौन सी चीज आई है? इंग्लिश में देखा, हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित को म्यूजिक प्लेयर के उद्विकास के अनुसार भूत से वर्तमान के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑडियो कैसेट, सीडी, रेडियो, ग्रामोफोन और डीवीडी। करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आप सबका ईयर पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आया है? ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो सबसे पहले आया है ग्रामोफोन 1887 में। फिर आया है रेडियो 1920 में। ऑडियो कैसेट आया है 1970 1970 में। सीडी आई 1980 के दशक में और डीवीडी आई है 1990 के दशक में। ठीक है, तो इन सब का ईयर याद रखना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया? डी ग्रामोफोन 1887 में। फिर आपका सी यानी रेडियो 1920। उसके बाद हुआ 1970 में ऑडियो कैसेट के बाद सीडी 1980 और लास्ट में क्या होगा? डीवीडी 1990 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 20, effective communication can be achieved by adopting the following strategies। effective communication में can be achieved by adopting the following। अगर हमें effective communication करना है तो हमें इनमें से कौन सी चीज को फॉलो करना होगा? क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमें फॉलो करना होगा अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो? जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फिर मैं अभी हिंदी में भी दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 19, प्रभावी संचार में निम्नलिखित रणनीतियों का अंगीकार करने के लिए अर्जित किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी। पहला है संप्रेषित करने वाले संदेश की स्पष्टता में सुधार के द्वारा। प्रॉपर हमें क्लैरिटी मिलेगी तो चीजें हमें जल्दी समझ पाएंगे। दूसरा, संप्रेषण करने के लिए जो चैनल हम यूज कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। अगर उसमें भी टेक्निकल एरर आई या कुछ इशू आ रहा है तो भी हम तक बात नहीं पहुंच पाएगी। संप्रेषण को सुगम बनाने के लिए वैसा समुचित वातावरण भी होना चाहिए। तो ये जो तीन चीजें हैं, जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं वो बहुत जरूरी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी ओनली। इंप्रूविंग द क्लैरिटी ऑफ मैसेज टू कम्युनिकेट, एप्रोप्रिएट चैनल होना जरूरी है, एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके सामने है फिल्म फेयर क्या है, यहाँ पर मैचिंग बिठानी है। ठीक है, दैनिक जागरण क्या चीज है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग चाचा चौधरी। और इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर करना है फिल्म फेयर, दैनिक जागरण, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और चाचा चौधरी। क्वेश्चन नंबर 20, फिल्म फेयर समाचार पत्र। अब दैनिक जागरण क्या है? समाचार आप सभी जानते हैं। दैनिक जागरण क्या है? समाचार पत्र। फिल्म फेयर क्या चीज है? पत्रिका है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक है और चाचा चौधरी कॉमिक्स है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपकी कौन सी यूनिट से है? ये कम्युनिकेशन से यूनिट से है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करवा रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आपको मैं कल प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आप लोग अपना आंसर टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और बाकी कल की क्लास के लिए भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। टेक्निकल एरर आ रही है जिसकी वजह से मुझे लाइव रिकॉर्डेड करनी पड़ रही है।
इसलिए और बाकी जिन्होंने भी अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, नोट्स एंड लर्न डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक है जहां पर आपको एग्जाम से जुड़े हुए सारा कंटेंट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और जाने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ, जिससे कि कल आप तैयार करके आइएगा कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल लेंगे इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।